Hello students and welcome to Learn with Hema's class. Complete explanation with complete solution is my aim. In my channel, I shall be covering the entire syllabus of Marathi subject from grades 5th to 10th including grammar. So, don't miss the chance. Subscribe my channel right now to stay tuned with your Marathi subject. आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है 8वीं कक्षा का मराठी विषय से दूसरा पाठ, मी चित्रकार कसा झालो. मी चित्रकार कसा झालो यानी मैंने चित्रकला कब सीखी और मैं एक चित्रकार कैसे बन गया. ये जो है एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ लेखक ल.म. कडू. ये उसकी खुद की एक्सपीरियंस की स्टोरी है. ये उसने जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसने खुद ने कैसे सीखा है, उसके ऊपर ये उसने अपना लेख लिखा है. ल.म. कडू ने काफ़ी बुक्स लिखी है. इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी है लेखक ने, और कुछ बुक्स के लिए तो इन्हें एकेडमिक प्राइजेस अवार्ड्स भी मिले हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए खास करके ज़्यादा बुक्स लिखी है. तो ये जो चैप्टर है मी चित्रकार कसा झालो, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल लेसन हो सकता है साबित कि आप किस तरीके से, जब आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मीन्स नहीं है कोई काम करने का, और फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे उसको. फॉर एग्ज़ाम्पल आज ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और मैं आप लोगों को किस तरह से अपने लेसन्स पहुंचा सकूँ. मेरे पास ना एक वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं है, चौक नहीं है, ट्राईपोड नहीं है, प्रॉपर कैमरा नहीं है. स्टिल आई डिसाइडेड टू डू इट बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड आई एम डूइंग इट, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सभी ऑडियंस से. आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दैट. तो आज मैं शुरू करती हूँ इस चैप्टर के साथ में, और पूरे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी इसके एंड में. मी तुमच्या एवढा असताना हे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे. मतलब जब मैं तुम्हारे एज का था, यानी आज आपकी एज समझो जो 8th स्टैंडर्ड में है उनकी एज होगी लगभग 12, 13, 14 ईयर्स के एज ग्रुप में होंगे. तो जब ये जो लेखक था वो भी 12, 13, 14 के एज का था, उस वक्त उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो देखा है, वो आज वो हमें बता रहे हैं. प्रथम निसर्ग. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्या फायद्याचं आहे. निसर्गातून आपलं पालनपोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग धुंदाळत राहा, तुम्हारा सर्जनाच्या वाटा आपसुक सापडतील. तो बहुत ही सही बात कही है यहाँ पे लेखक ने कि प्रथम निसर्ग, सबसे पहला जो है वो नेचर है. निसर्ग इज़ नेचर. आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही. नेचुरली हम कभी भी नेचर को भूल नहीं सकते. नेचर तो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, उसके बिना तो हम जी भी नहीं पाएंगे, और उसके विरोध में जाएंगे. अगर हम उसको अपोज करेंगे नेचर को, तो नुकसान हमारा ही होगा. नेचर के अपोज में अगर हम कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, और अगर उसके साथ चले, उसके हिसाब से चले, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सब पूरा खजाना भरा पड़ा है नेचर में हमारे लिए. तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि निसर्ग धुंडाळत रहा, ढूंढते रहो, कीप सर्चिंग, कीप डिस्कवरिंग, कीप इन्व्हेंटिंग. तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुक सापडतील. सर्जनाच्या वाटा, क्रिएटिव वेज है ना, द मीन्स बाय विच यू कैन क्रिएट योर क्रिएटिविटी. आप अपनी क्रिएटिविटी बना सकते हो, आपको मिल सकता है. आपसुक सापडतील यानी अपने आप मिल जाएगी आपकी क्रिएटिविटी, कि आप किस चीज़ में क्रिएटिवनेस ला सकते हो. जैसे कि नेचर को देखकर बहुत सारे पोएट्स ने पोइट्री लिखी है. नेचर को देखकर बहुत सारे चित्रकार ने पेंटिंग्स की है. हम कई बार एक सीनरी देखकर बहुत खुश होते कि वाओ क्या सीनरी है. ये जो नेचर का कलर है, यू सी द स्काई, कितने डिफरेंट कलर्स होते हैं और इतना ब्यूटीफुल लगता है स्काई. जो ग्रीनरी, प्लांट्स, घना जंगल जो है, एनिमल लाइफ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फ्लावर्स है, गार्डन्स है. हम देखकर उनको खुश होते हैं, और इन्हीं से हमें कई चीज़ें जो है, कई लोग जो है इंस्पायर होके कुछ लिखने लगते हैं, कुछ ड्रॉ करने लगते हैं. तो ये लेखक ने भी कुछ ऐसा ही किया है ना. उसका क्या कहना है. आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो, मतलब मैं मेरी ही कहानी बताता हूँ. माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं. प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन जो है एक लहानशा खेड्यात, खेडागाव यानी छोटा सा स्मॉल विलेज जहाँ पर सड़कें भी कच्ची होती है, झालं. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं.
माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत. निसर्गरम्य यानी कि फुल ऑफ सीनरी, नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड. और सुसंस्कृत, सुसंस्कृत मतलब यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल थे, सेवेज पीपल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ में, कुछ नहीं, सुसंस्कृत, अच्छे लोग. तो ये जो राइटर है ये खेड़े गांव से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी देखो इसने आज इतना लिखा है, इतना वो उसने प्रोग्रेस किया है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सिटी में हो तो ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे. आप कहीं भी रहो, आपको एक ललक होनी चाहिए कि आपको ये करना है. बस वो एक आपका एम आपको मिल गया ना, यू विल रीच देयर, डेफिनेटली यू विल रीच देयर. तो इसका खेड़े के बारे में इसने 2 डिस्क्रिप्शन दिया है. माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत है. बच्चों एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, 8th स्टैंडर्ड में अब से आपको जो जैसे लास्ट ईयर भी आपको पैसेजेस आए होंगे, बस इस साल भी आपको पैसेजेस आएंगे. जैसे इंग्लिश में आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही पैसेजेस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे. तो ये जो पैराग्राफ है पूरा 3rd पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी आंसर्स जो है हम निकाल सकते हैं या क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये जो है की खेडे का विशेषण ना, लेखकाचे खेडे कसे होते त्याचे विशेषण सांगा. तो निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत ये 2 वर्ड्स हैं. फिर घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, नीळे डोंगर, हिरवी रानं, अवघा आनंदी आनंद. और उसने अपने गांव को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, वहाँ पर नेचर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सबसे पहला घनदाट जंगल यानी डेंस फॉरेस्ट, दुथड़ी भरून वाहणारी नदी यानी कि ओवरफ्लो होकर बहती हुई नदी, नीले डोंगर, नीले डोंगर, डोंगर मीन्स पर्वत होते हैं, तो पर्वत भी नीले लगने लगते हैं, इतने बड़े हैं कि आसमान में छुप जाते हैं और नीले लगते हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है. नीले डोंगर, हिरवी रानं, ग्रीन जो है रान मतलब फील्ड्स, आप हिरवी रानं वो बोल सकते हो. अवघा आनंदी आनंद मतलब वहाँ पे जाके बैठो तो एकदम खुशी खुशी आपको मिलेगी. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच. तो वो कहता है कि ये जो ग्रीनरी वगैरह आप देखते हो आसपास में, नीला आसमान है, पहाड़ है, फील्ड्स है, नदियाँ बह रही है, ये सब चीज़ें देखकर अगर आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती है तो फिर कोई काम के नहीं आप. तो वो एक आश्चर्य वाली बात होगी अगर आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती. नवलच, नवलच यानी आश्चर्य. तो अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली नाही यानी बाहर नहीं आई तर नवलच, तो वो एक स्ट्रेंज बात ही होगी, क्योंकि ऐसा निसर्ग देखकर तो किसी के भी कोई भी क्रिएटिव बन जाएगा. माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावेत. मतलब इसका एक फ्रेंड था लेखक का इनका, तो उनको बहुत ऐसा लगता था इन लोगों को कि हमको चित्र ड्राइंग करनी है. पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. मतलब अभी ड्राइंग करने के लिए आपको कम से कम पेन, पेंसिल, कलर्स, स्टेशनरी, बुक, पेपर कुछ तो चाहिए ना, ये सब साधन. लेकिन उनके पास तो ऐसा कोई भी साधन नहीं था. आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती. साधनं मतलब जो आपको टूल्स, इम्प्लीमेंट्स लगते हैं कोई भी काम करने के लिए. पेंसिल, ब्रश, रंग हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता. अब वो बोलते पेंसिल, रंग और ब्रश तो छोड़ो, साधा कागज़ भी नहीं था उनके पास ड्रॉ करने के लिए. अभ्यासाची एकच वही, पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही नोटबुक थी उनके पास में. पाटीवर लिहिण्याची एक पेंसिल और पाटी के ऊपर लिखने के लिए एक पेंसिल. चौक पेंसिल आती पहले, थे पाटी पे लिखते थे पहले, तो वो उनके पास बस एक ही पेंसिल होती थी, और वो भी अगर टूट जाती थी तो वो टूटे हुए हिस्से को भी उनको बहुत ही संभाल के रखना पड़ता था. तिचे टुकड़े झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची. मतलब उसके टुकड़े भी हो जाते थे तो भी उनको बहुत ही संभाल के उसको रखना पड़ता था. दूसरी मिलण्याची शक्यता नव्हती, क्योंकि जल्दी से कोई दूसरी पेंसिल उनको देगा, चौक पेंसिल, तो वो पॉसिबिलिटी कम थी. शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्या वात्रटपणा वाटायचा. मतलब ये सबसे बड़ी बात, तो साधन तो नहीं थे हमारे पास में ड्राइंग करने के लिए, वो तो अलग ही बात थी. उससे भी बड़ी ये बात थी कि हमारा ड्राइंग करना ना तो हमारे टीचर्स को पसंद आता था, ना ही हमारे घर वालों को. उल्टा वो हम लोगों को इसके लिए बहुत ही पागल बोलते थे और कहते थे कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, वात्रटपणा, फालतू चीज़ें हैं, रिडिक्यूल.
मतलब हम पर हंसते थे कि क्या तो चित्र वित्र निकालोगे, पढ़ाई करो, ऐसा ये चीज़ करते थे. तो शिवाय सगळ्यात मोठ्या अडचण किंवा धाक असा होता की चित्रबित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्या वात्रटपणांना आवडायची. हां, वात्रटपणा वाटायचा घरातल्यांना, और वात्रटपणा वाटायचा. वात्रटपणा वाटायचा मतलब अजीब लगता था, रिडिक्यूल. वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं. वैशाख इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेकेंड मंथ, यानी मई महीना समझ लो आप. हाँ, चैत्र आपका अप्रैल में आ जाता है और मई महीना यानी वैशाख. तो चैत्र हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीना आपका बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा जो हम कहते हैं, बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर. ओके, तो वैशाख जो है नेक्स्ट उसके सेकेंड मंथ वाला आ जाता है. तो वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं, मतलब आपको जल भून करके रख देने वाला धूप था, कड़क धूप. मई महीने में तो बहुत कड़क धूप होता है और गाँव खेड़ों में तो बहुत ज़्यादा धूप आपको महसूस होती है. आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो, और हम गांव के जितने भी बच्चे थे छोटे छोटे, हमारे सेम एज के बड़े छोटे, हम सब जाके गांव के डोह में जाके पड़े रहते थे. गांव का डोह, अभी डोह क्या होता है, गांवच्या डोहात, ये जो नदी वगैरह जहाँ बहती है तो कभी कभी बीच में कोई खड्डा जैसा हो जाता है, बड़ा खड्डा जैसा होता है, तो नदी बहते बहते तो निकल जाती है लेकिन वो खड्डे में पानी रह जाता है, तो वो डोह एक छोटा सा पुल टाइप समझो, पॉन्ड टाइप, तो लेकिन वो खड्डा रहता है वैसे. तो जब नदी जो है वो जो जगह होती है वो एकदम ठंडी ठंडी होती है, तो वहाँ पे सारे बच्चे गर्मी में ना ठंडक पाने के लिए वहाँ चले जाते थे. अंगात गारवा भरला की पुन्हा काठावर येऊन बसायचं, और जब थोड़े से ठंडे हो जाते थे, नदी में पानी में थोड़े से ठंडे हो जाते थे, तो वापस से आके जो रिवर बैंक है वहाँ पर जो पत्थर है वहाँ पर आके हम बैठ जाते थे. काठ लागत खूब कड़क होते, और काठ लागत जो है खूब खड़क होते. खूब खड़क यानी पथरीला था. काठ लागत जो बैंक्स ऑफ द रिवर, काठ लागत नदी का किनारा को मतलब पथरीला था. पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांबरुंद पसरले, लेकिन पानी के फोर्स के वजह से ये एकदम सॉफ्ट प्लेन और लंबा पसरा हुआ था. अब पानी के फोर्स से तो आप देखोगे पानी के अंदर, रिवर के अंदर जो आपको पत्थर भी मिलते हैं ना, पेबल्स, वो छोटे छोटे राउंड सॉफ्ट होते हैं. वो इसलिए होते तो वो कंकर है, चुभने वाले कंकर, लेकिन वो नदी के फोर्स की वजह से गोल गोल घूम घूम के इस तरह से हो जाते हैं फाइन, एकदम राउंड, एकदम सॉफ्ट. तो वैसे ही जब नदी बहती है तो अब वो अपने रिवर बैंक्स के ऊपर से भी बहती है, वहाँ से साइड से, तो उधर से वो बह के उसने पूरा जो खड़क है, पूरा जो पथरीला बैंक है उसको एकदम सॉफ्ट कर दिया था. लंबा प्लेन फैला हुआ था, वो लांबरुंद पसरलेले. आम्हाला तिथंच आमचं कॅनव्हस सापडलं. बस हमने उसे देखा और वहीं पर हमको हमारा कैनवस मिल गया. कैनवस मीन्स अ पीस वेयर यू कैन ड्रॉ, जहाँ पर आप ड्राइंग कर सकते हो. तो कॅनव्हस सापडला. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार तोही मार्ग सापडला. मतलब इस या भल्या थोरल्या, भल्या मतलब इतने बड़े, थोरला मतलब बड़ा, तो अच्छे खासे बड़े खडकावर, खडकवर ने पत्थर के ऊपर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. मनसोक्त यानी मन भर के, दिल भर के, जितनी चाहे उतनी चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार. अब चित्र तो हम काट सकते थे, निकाल सकते थे, लेकिन किससे निकालते थे, किससे ड्रॉ करते थे, वो भी हमको मार्ग मिल गया. तोही मार्ग सापडला. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो ना. हमारे इस भाग में, जिस भाग में मैं जैसे रहता हूँ खेड़े गाँव में, वहाँ पर एक तांबूस रंग का मुरुम होता है. तांबूस रंग, तांबूस यानी रेडिश, ब्राउनिश या रेडिश टाइप समझो आप, रेडिश ज़्यादा बोलेंगे उसको, ब्राउनिश रेड बोल सकते हो. तो तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. मुरुम एक टाइप का पत्थर है, सॉफ्ट पत्थर है, जो हम दिवाली पे रंगोली निकालने के लिए ब्राउन कलर का नीचे लगाते हैं, आप वैसा ही समझ लो उसको. पण शिवाय पिवळट रंगाचे दगड़ही सापड़तात. मतलब मुरुम तो था ही हमारे यहाँ पे, बट येलो कलर के पत्थर भी, सॉफ्ट पत्थर भी हमारे मिलते थे. ते दगड आपटले की त्याची पिवळी फक्की उड़ते. ते दगड़ आपटते यानी फोड़ना, तोड़ना, ऐसे ज़मीन पे फेंक के उसको तोड़ते हैं ना, तो आपटले, उसको अगर तोड़ा थोड़ा सा भी किसी से ठोक के, तो उसके ना एकदम बारीक फाइन पाउडर जैसा वो बन जाता था. अगदी पिठासारखी असते.
एकदम आटे के जैसी बारीक बारीक पाउडर जैसा वो हो जाता था। येलो कलर का भी पत्थर उनके गांव में मिलता था, उसको अगर तोड़ते थे तो याचे बारीक बारीक येलो पाउडर जैसा बन जाता था। हवं तसं पाणी घातलं की पिवळं रंग तैयार, और अगर उसमें अगर हमने थोड़ा अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला तो पीला कलर हमारा तैयार हो गया इसमें। मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। अभी मुरुमाचा खड़ा यानी कि अभी हम देखते हैं रंगोली के लिए भी जो हम नीचे रेड रेड कलर का जो बनाते हैं उसको भी पहले गीला करते हैं और फिर उसको लगाते हैं ताकि वो सूखने के बाद एकदम डार्क हो जाए, कड़क हो जाए और वो जल्दी से निकलेगा नहीं। तो वो जो है मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला, उसको पहले गीला करते थे आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं, और फिर बाद में वो पत्थर पे लंबा प्लेन सपाट पसरे हुए पत्थर पे वो लोग अपना ड्राइंग करना चालू करते थे। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। अभी क्या ड्रॉ करे और क्या नहीं ऐसे होता था। गुडघ्यावर टेकून रेषा काढण्यात दंग व्हायचो। गुडघ्यावर घुटनों पर होकर, है ना, टेकून मतलब घुटने नीचे टिका के वो हम ऐसे ड्राइंग करने में दंग हो जाते थे, क्योंकि वो प्लेन था ना, स्टैंडिंग नहीं था। स्टैंडिंग होता था रॉक तो खड़े होके भी कर सकते थे, वो प्लेन था, स्लीपिंग में था, इसके लिए घुटनों के बल पर उनको रेंग रेंग कर वो लोग ड्राइंग निकालते थे। रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या। मतलब थोड़ा सा लाइन रेशा काढ़ित यानी थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हाथ भर पुढं यानी थोड़ा सा आगे जाने के बाद, सरकल्यावर आगे जाने के बाद मागे वळून पाहावं, पीछे मुड़ के देखते थे तर रेशा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या। तो रेशा जो है, लाइंस जो है, क्योंकि गिल्ला किया था ना मुरुम को, तो वो ड्रॉ करने पर थोड़ा सा आगे जाते ही वो सूख जाता था, तो एकदम लाल जर्द, एकदम रेडिश कलर उसका आ जाता था, झालेल्या असायच्या। आणखी सुरसुरी यायची, फिर और हमारा मन होता था कि हम और ड्राइंग करें। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टं गेलेली लक्षातच यायची नाहीत। अभी नेचुरली धूप, मई का महीना है, धूप बहुत तेज़ पड़ती है और दोपहर के टाइम पे आप पत्थर पे बैठोगे तो पत्थर भी बहुत गर्म होता है, लेकिन इनको ड्राइंग करने की धुनकी में ये पता ही नहीं चला कि ये पत्थर इतना गर्म था कि इस गर्म पत्थर ने इनके घुटनों की चमड़ी छील दी, है ना। तो तापलेल्या खडकावर यानी गरम पत्थर पर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्टं, गुडघ्याची यानी घुटनों की चमड़ी, साल्टं चमड़ी गेलेली लक्षातच यायची नाही, चमड़ी छील गई, उसका ध्यान भी नहीं आता था उनको। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं शुरू झालं। फिर उसके बाद में जो ऐसा स्टैंडिंग रॉक्स होता था, यानी थोड़ा सा स्टैंडिंग रॉक्स टाइप का साइड में होता था, तो वहाँ पर उन्होंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया। काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावेत। अभी ड्राइंग तो उन्होंने कर ली भर भर के, इतनी सारी, बहुत लंबा फैला हुआ था ना, तो ड्राइंग तो हो गई, लेकिन काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावेत। फिर कुछ दिनों से ऐसे मन में आया कि यार इसमें कलर भी तो अपने को भरना चाहिए, पण ते कुठून आणणार। अभी रंग भरना है, पहले तो ये पेंसिल का ही इसका ही बांधा था, कलर का, पेंसिल का, कैनवस का, अब ये सब तो हमने कर लिया, अब रंग कहाँ से भरेंगे, तो पण ते कुठून आणणार। तो त्या दिवसात, उन दिनों में काटे सावर फूलते। काटे सावर जो है ये एक टाइप का प्लांट है, ये इसमें कॉटन जो आप बोलते हो ना, कॉटन का रहता है। जस्ट अ मिनट, काटे सावर, काटे सावरेस एक प्रकारचे कापसाचे झाड, एक काइंड ऑफ कॉटन प्लांट आप बोल सकते हो। तो त्या दिवसात काटे सावर फूलते, उस वक्त गर्मी के सीज़न में मोस्टली ये कॉटन प्लांट्स होते हैं, हाँ, लाल भड़क होते। और ये प्लांट के ना पहले कॉटन उगने से पहले उन पे फूल उगते हैं, कोई भी प्लांट होता है ना, कॉटन उगने से पहले उन पे उनके फूल आते हैं, तो वो एकदम लाल भड़क होते हैं। तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगाळले की जांभळा रंग मिळतो। तिच्या फुलातले पराग, अब ये फूल के जो पराग मतलब पॉलेंस होते ना, डॉट 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 फूल के अंदर का, तो वो ते पाण्यात चुरगाळले कि जांभळा रंग मिलतो। उन पॉलेंस को अगर हम पानी में थोड़ा सा ऐसे हाथ से प्रेस करके मिक्स करेंगे ना, तो एक पर्पल कलर अपने को मिल जाता है, जांभळा रंग मिलतो। शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंदाटल्या बिया भगवा रंग देतात। अभी शेंद्री भी एक टाइप का वनस्पति प्लांट है, तो इसका जो बी है, बिया जो है, बोंडातला बिया यानी ये क्रॉप के, वनस्पति के अंदर का जो बीज होता है उसमें भगवा रंग होता है, भगवा यानी ऑरेंज कलर का, भगवा रंग देतात। काही पानांचा हिरवा केला और कुछ
जो है पत्तों से ग्रीन कलर मिल जाता है, चुन्याचा पांढरा, चुना लाइमस्टोन उससे वाइट कलर मिल जाता है, और कुंकवाचा लाल, कुमकुम से लाल कलर मिल जाता है, आणि दगडाचा पिवळा होताच। और दगड का तो पीला रंग उनको बन ही रहा था, पहले से ही दगड तो मिल ही रहा था। बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोकं टाचलं की त्याचं ब्रश व्हायचं। और बांबू की लकड़ियाँ जो होती थी उसको स्टिक को क्या करते थे, एक साइड से ना ज़मीन पे ऐसा ठोक ठोक के उसको फ्लैट कर देते थे। वो फ्लैट कर दिया कि हो गया उनका ब्रश तैयार। ठीक है, तर बांबूची कोवळी काडी घेऊन पुढचं टोकं ठेचलं, पुढचं टोकं यानी एक साइड से उसका कोना ठेचलं यानी ठोका सामने से, तो त्याचा ब्रश व्हायचं। तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। मतलब भूख प्यास सब भूल कर हम उन चित्र में कलर्स भरते रहने का। नज़र जाइन तितपर्यंत चित्र, जहाँ तक नज़र जाती थी पत्थरों के ऊपर वहाँ तक आपको हमारे चित्र ही चित्र दिखते थे। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा और नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। फिर थोड़े दिनों में बारिश आ जाती थी जून महीने में, और सारा नदी जो है बहने लगती थी। और जैसे ही नदी बहने लगती थी तो वो रिवर बैंक्स को भी कवर कर लेती थी, जो स्लीपिंग है या फिर जो स्टैंडिंग रिवर बैंक्स जहाँ पर हम ड्राइंग करते थे। गर्मी के सीज़न में क्या होता है, पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, इसलिए जो बैंक्स है एकदम ओपन हो जाती है। अब जो रिवर बहने लग गई है तो आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची, नदी के पेट में गायब हो जाती थी। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही, तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे कही है इस लेखक ने। मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली मैं ये कह रहा हूँ, ते एक उदाहरण आहे। ये तो सिर्फ एक उदाहरण मैंने दिया है कि किस तरह से हमने चित्रकारी करनी सीखी। तो निसर्ग तो है किती परीना आपल्याला देत असतो। मतलब खाली ऐसा नहीं है कि रिवर बैंक्स पे जाके आप ड्राइंग ही कर सकते हो, नेचर हमको सिर्फ वही देता है। नेचर हमको कितने तरीके से, हमको अलग अलग तरीके से रास्ता दिखाता है, ये हमारे देखने के ऊपर है। निसर्ग किती परीनं आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधना नाहीत म्हणून अडकून बसण्याचं कारण नाही। तो वो कहते हैं निसर्ग तो हमको अलग अलग किती परीनं यानी अलग अलग तरीक़ों से हमको देता रहता है, ते लक्षात येईल। ये हमको ध्यान में आएगा अगर हम निसर्ग को प्रॉपर्ली देखेंगे तो। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधना नाहीत म्हणून अडकून बसण्याचं कारण नाही। मतलब लेखक सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई मीन्स नहीं है कोई काम करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ कि भाई हमारे पास तो कुछ साधन नहीं है तो हम क्या करेंगे। हाँ, तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येईल। अगर तुम्हारी इच्छा बहुत ही तीव्र है तो तुम बिना उसके भी साधन कर सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सिखा रही हूँ, मेरी सिखाने की इच्छा बहुत तीव्र थी, इसके लिए मैंने ये ऐसा स्टार्ट कर दिया। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा। अब ये देखो, श्रावण महीने तक तो बारिश अच्छी खासी आती है, फिर उसके बाद धीरे 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 पाऊस कम होती है, बारिश कम होती है। पण नदी वाहतच असायची, लेकिन बारिश भले ही कम होती थी लेकिन नदी तो बहती रहती थी। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाडायचा, तोवर काय करायचं। अभी इनका जो कैनवस है वो तो नदी का बैंक्स हैं। अब वो नदी का बैंक्स पे जब तक नदी का पानी है तब तक वहाँ पर ड्राइंग कर नहीं सकते, क्योंकि वो पानी के नीचे रहता है डूबा हुआ। अभी पानी सूखना बोले तो पूरा अप्रैल तक उनको वेट करना पड़ता है, चैत्र महीने तक, क्योंकि तब तक तो वो पानी बहता है। तो चैत्र महीना तक वेट करने के लिए तब तक वो करे तो क्या करे, है ना। आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजड़ायचा, मतलब चैत्र महीना आते आते हमारा खडक जो है खाली होता था, मतलब पानी का लेवल नीचे जाता था तो हमको वो अवेलेबल होता था। लेकिन तब तक करने का क्या, तोवर काय करायचं। त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला और उसी से हमको ये मिट्टी का शौक चढ़ा, नाद लागला, शौक चढ़ा। लाल भडक मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची। लाल भडक मऊशार माती, है ना, एकदम लाल भडक मऊ मऊ सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी जो है हाथ में एकदम लोण्यासारखी वाटायची, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट घी के जैसी लगती थी। मूर्ती कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागे।
ऐसे हम लोगों को मन में आया कि क्यों ना हम मूर्ति बनाएं, लेकिन ये मिट्टी का खेल भी हमको छुप छुप के करना पड़ता था, क्योंकि ये काम भी हमारे मास्टर को या हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके लिए छुप के करना पड़ता था, लपून छपून करावं लागे। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमच्या उद्योग चालायच्या। तो मतलब कहाँ कहाँ, 2 प्लेस है। कोणकोणत्या जागी? कधी गोठाच्या मागच्या बाजूला, गोठ यानी गाय का जो तबेला होता है उसके पीछे की तरफ, नहीं तो गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली। गांव का जो मंदिर है उसके बाजू में एक बकुली का झाड़ है, उसके नीचे आमच्या उद्योग चालायचा। उद्योग मतलब ये मूर्ति बनाने का काम। मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या। मतलब मूर्ति बनाकर जब हम सुखाने के लिए रखते थे, मिट्टी से जब मूर्ति बना के सुखाने के लिए रखते थे, तो थोड़े टाइम के बाद में, सूखने के बाद मूर्ति थोड़े टाइम के बाद में उनमें क्रैक्स आने लगते थे और उसके और थोड़े बाद में वो पूरी तरह से टूट जाते थे, हिरमोड व्हायचा, मतलब पूरे बिखर जाते थे। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता। अब ये क्यों ऐसा होता है वो तो हमको ढूंढना ही था। विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं, त्याला तडे जात नहीं। तैसे विचार करते 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 उनके दिमाग में ऐसा आया कि गाय का गोबर जो है जब गीला जैसा रहता है वैसा ही सूखने के बाद भी रहता है, उसमें तराड़ नहीं आती है। तो उन्होंने यही सोचा कि चलो अभी मिट्टी में ये शेण मिलाएंगे हम। तो आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं, तो हमने ये गोबर मिट्टी में मिला लिया। आता मूर्ति थोड्या टिकायला लागल्या। अब गाय का गोबर मिलाने के बाद में मूर्ति जो है थोड़ी टिकने लग गई। तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या, पुन्हा विचार सुरू। तो फिर भी तब अभी तो मिट्टी में हमने गोबर मिलाया, तो उसके बाद में थोड़े ज़्यादा दिन तक वो मूर्ति चलती थी, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी ड्राई होने के थोड़े ज़्यादा दिन टिकने के बाद में वापस से उसमें बारीक बारीक क्रैक्स आने लग जाते थे और वापस से वो टूट टूट के गिर जाती थी। अब पुनः विचार शुरू, यानी अब वापस से हमारा विचार शुरू हो गया कि अब हम क्या करें, इस मूर्ति को टूटने से कैसे रोकें ना। आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा। आठवडे बाजार यानी वीकली मार्केट, आठवड़े वीकली बाजार ने मार्केट भरायचा। पहले के ज़माने में गाँव में, अभी भी कोई कोई गाँव में आठवड़ा बाज़ार होता है, वीकली मार्केट होता है। हफ्ते में एक बार मार्केट भरता है, जिन लोगों को जो खरीदना रहता है वो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ऐसा ही आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा। महादू आयते कपड़े विकायला यायचा। महादू एक आदमी का नाम है। आयते इज़ रेडीमेड क्लोथ्स वो बेचने के लिए आता था यहाँ पे। सगला डोंगर भाग, क्योंकि हमारा एरिया पूरा डोंगर भाग था, पर्वतीय था, तो फक्त पायवाटा, तो वहाँ पर आने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती थी, उनको पैदल ही आना पड़ता था। तो अपना माल घोड्यावर लादून आणायचा। तो वो अपना माल जो है घोड़े पर लेकर आता था डालकर। नंदरुकीच्या झाडाची दाट सावली, नंदरुक एक टाइप का झाड़ है, उसके झाड़ की दाट सावली यानी घनी सावली, डेंस शेडो के नीचे तो झाडाच्या मुळीला घोड़ा बांधून ठेवायचा, उसके बेस पे, मतलब उसका ब्रांच स्टेम जो होता है ट्रंक, उसमें वो घोड़े का रस्सी बांधकर वहाँ पर खड़ा रहता था। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली, और जब वो घोड़ा वहाँ बांधता था तो वहाँ पर एक दिन हमने घोड़े की लीद, जो घोड़े का जो संडास होता है गोबर, वो दिखा हमको। लीद दिसली। लीद म्हणजे घोड्याचा शेण। लीद म्हणजे काय? घोड्याचा शेण। जैसे गोबर होता है गाय का, वैसे शेण। त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते, उसमें थोड़े धागे धागे ऐसे रेशे रेशे दिख रहे थे गाय घोड़े के गोबर में। हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। तो हमने ऐसे सोचा कि ये जो धागे धागे दिख रहे हैं इसके शेण में, वो शायद मिट्टी को बांध के रखता होगा, तो क्यों ना हम अपनी मूर्ति में इसको यूज़ करें, इस शेण को यूज़ करें। तो आता आमच्या मूर्तींना बिल्कुल तडे, असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। तो ऐसा सोच के हमने पहले उसको यूज़ किया। आता आमच्या मूर्तींना बिल्कुल तडे जात नव्हते। अब हमारे जो मूर्ति है उनमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते थे। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नहीं। कितनी खुशी हुई ये मुझे शब्दों में बोलना नहीं आएगा। मतलब ये लेखक इतना खुश हो गया, नेचुरली ना, उन्होंने इतनी कोशिश की, कोशिश के बाद में फाइनली ये लोग सक्सीड हुए। सांगता येणार नाही।
मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. माध्यमिक यानी जो सेकेंडरी स्कूल होती है उसमें जब मैं वहाँ पर था, माध्यमिक स्कूल में था, तब आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा, आर्किमिडीज ये साइंटिस्ट, इनका धड़ा वाचला. ये आर्किमिडीज के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरा एक चैप्टर, मेरा एक लेसन उसके ऊपर होगा डेफिनेटली. आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धड़ा वाचला, उसका मैंने साइंटिस्ट जो था वो, उसका एक मैंने लेसन पढ़ा. तो उसने कैसे त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचं. मतलब आर्किमिडीज एक ऐसा साइंटिस्ट था कि अगर उसको कोई चीज़ वो ढूंढता रहता था तो वो हर छोटी छोटी चीज़ में, कॉमन दिखने वाली चीज़ों में भी अपनी चीज़ को, अपने जो रिसर्च वर्क वो कर रहा है उसको ढूंढता रहता था. मतलब उसको ऐसा लगता था कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो एकदम बहुत ही बड़े हाई फाई इसमें या बहुत कॉस्टली मिलेगा, वो हमको कॉमनली कहीं पर भी मिल सकता है. तो ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही शोधत राहायचा. ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका युरेका धावत सुटला. और जैसे ही उसको कोई चीज़ मिल जाती है, पता चल जाती है, तो वो यूरेका यूरेका बोल के वो अपने बाथरूम में बैठे बैठे, सोचो उसको वो चीज़ पता चली है. वो पूरी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी, मैं सिर्फ इतना बताती हूँ अभी. तो वो यूरेका यूरेका, यूरेका मतलब ही गॉट इट, ही गॉट इट, ऐसा करते करते वो भागा वहाँ से. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तळे जाण्याचं थांबलं होतं. तो तब उसको, राइटर को एहसास हुआ कि जिस तरह से उस साइंटिस्ट को, आर्किमिडीज को उसके खोज, मतलब उसका आंसर मिलने पर इतनी खुशी हुई थी, बिल्कुल उतनी ही खुशी हम लोगों को हमारी मूर्ति में क्रैक्स ना आने पर, कि जब कोई चीज़ की यूज़ करने पर मूर्ति में क्रैक्स नहीं आई तो उतनी खुशी हमें हुई थी. तो वो सेम उसको कंपेयर कर रहा है उसी के हिसाब से, कि जितनी आर्किमिडीज को खुशी हुई थी उतनी ही हम लोगों को खुशी हुई थी, की आपल्यालाही तेवढंच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं. आपल्यापुरता का होईना, पण तो एक शोध होता. अब वो भले ही हम तक ही लिमिटेड था, वो हमने किसी को बताया नहीं था, लेकिन वो भी हमारे लिए एक शोध ही था. हमने भी कुछ डिस्कवर ही किया था, है ना. वो पब्लिकली तो डिस्क्लेम नहीं किया था ना, किसी को भी पब्लिकली तो नहीं बताया था कि हमने ये ढूंढा है, ये ऐसे होता है. तो यही एक रायटर बोलना चाहता है, मुलांनो मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज जडलेला आहे. तो ये राइटर हमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि हम सबके अंदर एक आर्किमिडीज है, त्याला कायम जागता ठेवा, उसको कायम रखो, जागृत रखो, सोचते रहो, ढूंढते रहो अपने आसपास की चीज़ों में, कहीं कुछ आपको मिल जाए. तुमचा आभाळ कायम आनंदानं भरलेला राहील. और अगर तुमको कोई चीज़ मिल गई तो तुम्हारा आसमान हमेशा खुशियों से भरा हुआ ही रहेगा. तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं. आपसुक यानी आपोआप, दुथडी भरून वाहणे, ओसंडून वाहणे यानी पूरा भर के, तहान भूख हड़पने, कामात मग्न होने यानी भूख प्यास भूलकर हम किसी चीज़ में मग्न हो जाते हैं. गड़प यानी गायब हो जाना, हिरमोड होने, नाराज होने. नांद्रुक इस पिंपरण आणि पिंपल वर्गीय झाड़, पीपल या पीपल के जैसे इस कैटेगरी में, इस क्लास में आने वाले सभी झाड़ों को नांद्रुक कहा गया है. तो अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं. लेखकाने सबसे पहला उत्तर लिहा. लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले 2 विषय. अभी यहाँ पे 2 विषय के ऊपर लेखक ने बात की है. पहला विषय है चित्रकला और दूसरा विषय है मूर्तिकला, या मूर्तिकला को आप शिल्पकला भी लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट, काय ते सांगा. मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय. तो मूर्ति को तड़े नहीं जाने चाहिए, इसके लिए लेखक को क्या उपाय मिला? तो उसका आंसर है गाईचे शेण लावून त्यावर घोड्याची लीद लावणे. हां, गाईचे शेण लावून त्यावर घोड़ियाची लीद लावणे, यानी गाय का गोबर लगा के उसके ऊपर घोड़े की लीद भी लगाना, तो मूर्ति में शेण क्रैक्स तड़े नहीं होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखकाचा कैनवास के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ ये जो लास्ट पॉइंट है ना, हाँ, पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले ते काट लागतचे खडक. आप यहाँ पे देख सकते हो लांब रुंद पसरलेले, फिर आप लिख सकते हो सीधा काट लागतचे खडक.
खडकावर ना, तो लेखकाचा कॅनव्हास में आप लिख सकते हो पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले काठ लागतचे खडक. काठ लागत यानी बैंक का किनारा. नाव आकृति पूर्ण करा. लेखकाने त्याच्या नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आएंगे. जो आकृति है ना, ये आकृति पूर्ण करा, उत्तरे लिहा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आएंगे. पैसेज दिया जाएगा और उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे. इसीलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल. तो आपको कोई रट्टोफाई नहीं करना है, कोई बड़े बड़े आंसर्स लर्न नहीं करने हैं, तो ये बहुत ईजी हो गया है आजकल. बस चैप्टर अगर आप समझ गए हो तो आप इजीली आंसर्स निकाल सकते हो. तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं. लेखकाने त्याच्या खडकाचे सांगितलेले विशेष. तो अपने खेड्याचे सांगितलेले विशेष, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि खेड़े गांव में उसकी 2 विशेषताएं उसने बताई थी. एक है निसर्गरम्य और दूसरा है सुसंस्कृत. नाउ नेक्स्ट, लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढणारे घटक. तो उस सेम इसी आंसर के बाजू में ही ये 4 जो घटक है, एलिमेंट्स हैं, वो बताए गए हैं. जैसे पहला है घनदाट जंगल, दूसरा निळे डोंगर, तीसरा हिरवी रानं और चौथा दुथडी भरून वाहणारी नदी. या आप इस तरह से कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ये बड़ा बात नहीं है. फिर योग्य जोड़िया जुड़वा आप चाहिए तो मैं एक बार फिर से आंसर बोल देती हूँ. पहला है घनदाट जंगल, दूसरा निळे डोंगर, तीसरा हिरवी रानं, चौथा दुथडी भरून वाहणारी नदी. ओके, जोड़िया जुड़वा. पिवळा. पिवळा यहाँ पे क्या है, दगड़ापासून. पिवळा रंग जो है उनको एक दगड़ से मिलता है ना. जांभळा. जांभळा क्या, काटे सवारी फुलातील परागांपासून. तो फर्स्ट का आ है, सेकंड का स्मॉल ई है, छोटी ई, तीसरा ऑप्शन. भगवा. भगवा शेंद्री झाडाच्या बियांपासून, बड़ी ई, तीसरे का बड़ी ई. आणि हिरवा झाडांच्या पानापासून, अ, हिरवा का अ आएगा. नाव एका शब्दात उत्तरे लिहा. एका शब्दात उत्तरे लिहा. पहला क्वेश्चन है बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तैयार व्हायच्या. क्या करते थे तैयार बांबू के काड़ी से वो लोग, ब्रश, है ना. तो एक वर्ड में आंसर आपका आया है ब्रश, पहले का. दूसरा आ का, चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागद. चित्र ड्रॉ करने के लिए क्या कागज़ यूज़ करते थे, दगड़, है ना. तो सेकंड का आंसर है दगड़, है ना. खड़क, खड़क भी लिख सकते हो, दगड़ भी लिख सकते हो. लाल भडक मातीपासून तयार केल्या जायच्या. लाल भडक माती से क्या तैयार करते थे वो लोग, मूर्ति, मूर्ति. ओके. ओलं असताना जसे असते तसेच वाळल्यावरही असते शेण, है ना. जो गीला होता है, जैसा होता है गीले होने के टाइम पे, वैसे ही सूखने पर भी होता है, वो है शेण. गाईचे शेण लिख सकते हो आप, गाईचे शेण. घोड्याच्या शेणाला म्हणतात. अभी घोड़े की शेण को क्या कहते हैं, लीद. घोड्याच्या शेणाला म्हणतात लीद. ठीक है. तो ये आंसर्स हमारे हो गए हैं. तर तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते या विधानाचे तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. मतलब तुम्हारी इच्छा अगर तीव्र होगी तो तुम साधना शिवाय भी साधन कर पाओगे, इसका अर्थ आपको लिखना है. तो ये डिटेल्ड आंसर है. इस टाइप का आंसर्स हम नॉर्मली यहाँ पे नहीं करेंगे. खेळू या शब्दांशी. तो खाली दिलेल्या शब्दांतून नाम व विशेषण ओळखून त्याच्या योग्य जोड्या लावा. तो यहाँ पे नाम और विशेषण दोनों है. नाम मतलब नाउन्स और विशेषण यानी एडजेक्टिव्स. सो आप देख सकते हो, डोंगर, डोंगर नीले डोंगर. फिर हिरवी, हिरवी राने. सावली का दाट, दाट सावली, आप ऐसे जोड़ सकते हो. हाँ, तो ये है आपका नीले डोंगर, हिरवी राने, दाट सावली, सावली. बाकी शोध ये हुआ, ये आपको इंटरनेट से करना होगा. अब ये जो है यहाँ पे उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया गया है. उद्देश्य मतलब आपका जो सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट, वो है उद्देश्य. और जो प्रेडिकेट पार्ट होता है हमारा, वो है विधेय. विधानार्थी वाक्य. यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं. जैसे इंग्लिश में आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. इंग्लिश में आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, वैसे विधानार्थी वाक्य मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस. विधानार्थी वाक्य, हे वाक्य, ये वाक्य देखो आप. माझे घर दवाखान्याजवळ आहे. मतलब ये पूरा एक सेंटेंस बताया गया है. माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, तो एक पूरा सेंटेंस है. तो रोज़ व्यायाम करत नाही, ये भी एक सेंटेंस है. अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है.
या प्रकारच्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। देन नेक्स्ट प्रश्नार्थी वाक्य। अब प्रश्नार्थी वाक्य में आप देख सकते हो, ही वाक्य वाचा, तुला लाडू आवडतो का। ये देखो एक क्वेश्चन है, सिंपल सेंटेंस है, प्रश्नार्थी यानी क्वेश्चन पुट करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। तुम्ही सकाळी कधी उठता, हाँ इस टाइप के सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले आप बना सकते हो। देन उद्गारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, अरे रे फार वाईट झाले, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे, शाबाश चांगले काम केलेस, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो दीज आर कॉल्ड उद्गारार्थी वाक्य। देन लास्ट वन है हमारा आज्ञार्थी वाक्य, ही वाक्य वाचा। आज्ञार्थी मतलब आपका इम्पेरेटिव हो गया है, मुलांनो रांगेत चला, उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा, यानी ये हमारे वर्ब्स में एंड हो रहे हैं, क्या करने को हमें बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वेट करते रहिए मेरे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।